सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सब? एज यू नो मी, आई एम संजय प्रकाश महाराणा and today we'll be discussing chemistry, especially the electronic configuration, the very basic thing, electronic configuration of elements. Okay. So without wasting time, let me first wish you all a very good morning, good afternoon or good evening, because as this is a video lecture, तो जब जो लोग जिस टाइम पे देखेंगे उनके लिए वो विषय मेरी, ठीक है? चलिए बच्चों, तो मैं क्लास को शुरू करता हूँ. Okay, this is chemistry. K-miss and this is tree. Chemistry. I think this is a cool style, isn't it? Okay, so we'll be discussing about the electronic configuration of elements. Actually, there is some problem with this board. This is not too much of an extent. It has a certain limit, a very short certain एंड शॉर्ट लिमिट. ओके, तो चलिए आप लोग फोकस मत कीजिएगा बोर्ड के साइज पर. हम लोग क्लास को शुरू करते हैं. मैं कोशिश करूंगा कि चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकूं, ठीक है ना? ओके, सो लेट्स स्टार्ट द थिंग्स. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स. बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने सुना भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा इससे पहले. मैं बहुत बेसिक से आपको एक अच्छे लेवल तक पहुंचा के जाऊंगा आज, ठीक है ना? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, डू नॉट फोकस ऑन माई हैंड राइटिंग. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, सुनाओ. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या है ना कि you would be knowing that the building block of any state of matter, either it is a solid or a liquid or a gas, तो जो building block होता है that is atom. नहीं, atom is the most smallest particle, the smallest particle of any state of matter. There was a school of thought, a school of ideology that these atoms are such small that it cannot be, that these cannot be broken or divided into simpler parts. Okay, लेकिन क्या था, it was some of the scientists were there, like John Dalton. उन लोगों ने ये कहा था कि एटम सबसे छोटा पार्ट है किसी भी स्टेट ऑफ मैटर का जिसको कि फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है. लेकिन आफ्टर दैट सम एक्सपेरिमेंट्स वेयर डन. हम लोग अभी बिल्कुल भी एटॉमिक स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे हम लोग नहीं जाने वाले हैं. मैं फोकस्ड रहूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बस. लेकिन कुछ बातें जो बहुत जरूरी है जानने के लिए, मैं उन चीजों को हल्का सा टच करते हुए, जस्ट लाइक अ टेंजेंट टच. ओके, सो आई विल बी गिविंग अ टेंजेंट टच टू द आइडियोलॉजीज, टू द फिलोसफीज एंड टू द कॉन्सेप्ट्स दैट आर नीडेड इन लर्निंग दिस चैप्टर, दिस टॉपिक. ओके ना? सो एटम, कुछ साइंटिस्ट ने फिर एटम पर रिसर्च करना शुरू किया तो पता चला कि देयर आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स. देयर आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स. व्हाट आर दे? द फर्स्ट वन वाज इलेक्ट्रॉन. नहीं, द सेकेंड वन वाज प्रोटॉन. And the third one was neutrons. Okay, so now electron bearing negative charge, proton bearing positive charge, and neutron was electrically neutral, a substance that was electrically neutral. Okay, so positive, negative and neutral. But the main fact to be known, to be understood and to be focused on is ये तीनों जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, all these threes are found, or all these three have found a space inside this atom. I repeat कि ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल, either it is electron or proton or neutron, collectively they are collectively found inside these atoms. Okay, पता है? चलिए, बहुत अच्छी बात है. फोकस नहीं करते हैं,
ओके, इन चीजों को जान लेते हैं हम थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। ओके ना, इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। देन प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन, and this neutron was discovered by James Chadwick. Okay, Chadwick, James Chadwick. So these were the scientists who discovered J.J. Thomson, E. Goldstein, and James Chadwick. Electron, proton, and neutron. Okay, these are not the things that should be focused here in this class. But थोड़ा सा बेसिक से शुरू करना होता है, थोड़ी भूमिका बांधनी होती है ना। किसी भी प्ले को आप जानते होंगे कि किसी भी प्ले को उसके अंजाम तक लाने से पहले उसकी एक भूमिका बनानी होती है, ताकि लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर द नोवाइसेस, जो नए लोग हैं, है ना। आई नो यू ऑल आर टैलेंटेड एंड यू ऑल नो दीज थिंग्स क्वाइट बेटर इन अ बेटर वे। तो चलिए बच्चों, ये तो बात होगी। ओके, नाउ फोकसिंग ऑन द एलिमेंट्स, मुझे पता है कि आप सबको 1 to 36 एटलीस्ट 1 to 36 आप लोगों को एटॉमिक नंबर्स याद जरूर होगा। 1 to 36 मैंने बोला भी है बच्चों को कि कम से कम 4 नोबेल गैसेस। व्हाट आर दोज 4 नोबेल गैसेस? एटॉमिक नंबर 2 हीलियम, एटॉमिक नंबर 10 नियन, एटॉमिक नंबर 18 आर्गन, एंड एटॉमिक नंबर 36 दैट इज क्रिप्टन। ओके, तो आप लोगों को क्रिप्टन तक ये याद होना चाहिए। कैसे याद होना चाहिए? तो जस्ट लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरिडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। दिस इज अप टू 30। आफ्टर दैट गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन। सो ब्रोमीन एंड देन क्रिप्टन। ये क्रिप्टन तक बच्चों आपको अगर 1 to 36 एटॉमिक नंबर याद हो जाता है तो आपको पीरियोडिक टेबल में भी बनाने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। मार्क माय वर्ड्स, पीरियोडिक टेबल को बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एंड सेकेंडली क्या है ना कि आपको बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस को करने में, बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस को समझने में, नोबेल गैसेस क्या होते हैं, इस सब में बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है ना। ओके, तो बच्चों बात ऐसा है अब कि आप देखिए, अब हम लोगों को थोड़ा सा साइंटिस्ट बनना होगा। ठीक है, क्लास को करने के लिए अब थोड़ा सा चीजों को समझना होगा। क्या कि हाइड्रोजन हैज गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन आवर पीरियोडिक टेबल। इट हैज बीन गिवन द फर्स्ट एटॉमिक नंबर। ओके, स्ट्रेंज। ऑक्सीजन, which is the life-giving gas, has got the 8th position. Strange again. Calcium is on 20. Phosphorus is on 15. Anything? Chlorine 17. What are these things, भाई? क्वेश्चन ये आ सकता है किसी के भी दिमाग में कि ऑक्सीजन को 8 पर ही क्यों रखा गया है, हाइड्रोजन को 1 पे ही क्यों रखा गया है, कैल्शियम को 20 पे क्यों रखा गया है? Why have these elements been given a specific number that is called whatever it is called? It is called as atomic number, but leave that part. What is it called? What is the name for that? What is the terminology for that? Just leave this part. My question is, or the most concerning question is, why have these elements been given such a number? Only that number, that specific number? Why not oxygen is kept on atomic number 1? Why can't we keep calcium on the 8th position? Are you understanding? ये questions होने चाहिए आपके दिमाग में कि क्यों हाइड्रोजन को 1 पे रखा गया, ऑक्सीजन को 8 पे रखा गया, कैल्शियम को 20. That means कि each and every element in this world, as far we know, as far the scientists have known the elements, so each and every element has got a space with a certain digit, with a certain numeric, mathematical numeric. तो क्यों इनको ऐसा ये नंबर दिया गया है?
तो इसके लिए, जिसको कि हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं बच्चों, तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि जब हाइड्रोजन के एक एटम को, जब साइंटिस्ट ने, व्हेन साइंटिस्ट हैपन टू लर्न, टू रिसर्च अबाउट वन एटम, टू रिसर्च ऑन द सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन, they found that one atom of hydrogen consisted of one electron and one proton. Okay, when they came out to study, to research, to learn one atom of oxygen, they found that it consisted of 8 electrons and 8 protons at the same time. Are you understanding? 8 electrons and 8 protons. Okay. When they came to learn, when they came to research calcium, they found it was having 20 electrons and 20 proton. Similarly, so what next? What can we conclude with these data? What can we conclude? The conclusion is just obvious, general. The conclusion should be very natural. Like what? That in each and every atom of any single element, I repeat, each and every element of each and every atom of any single element consists of same number of electron and proton. If the number of electron in one atom of X element is 50, then the number of proton should again be 50. I am talking about the ground state in the neutral form. I'm not talking something that has taken part in any chemical reaction. I'm talking about the configuration, about the inner system, inner constitution of elements or atoms, of the atoms of the elements. I'm just talking about the inner constitution. Okay, so ऐसा रीड किया गया, it was read कि किसी भी एलिमेंट में, एक एटम में, किसी भी एलिमेंट का एक एटम ले लो या 50 एटम ले लो, उसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। अगर किसी में 25 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें प्रोटॉन भी 25 होगा। तो दिस वॉज मेड द बेसिस ऑफ असाइनिंग एटॉमिक नंबर टू एलिमेंट्स। ओके, तो अब आपको बातें समझ में आ गई कि जिसका जो एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब है उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन है और उतना ही प्रोटॉन है। ओके, जिसका जो एटॉमिक नंबर है बच्चों, उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन और उतना ही प्रोटॉन है। ओके, वेरी गुड। सो आई एम रबिंग दीज थिंग्स। अब आइए, अब हम लोग थोड़ा थोड़ा अपने लक्ष्य के तरफ बढ़ रहे हैं। क्या है हमारा लक्ष्य? हमारा लक्ष्य है ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन। चलिए, अब हम लोग एक कोई एलिमेंट को ले लेते हैं। चलिए, ऑक्सीजन ही ले लेते हैं 8 और आर्गन ले लेते हैं 18। ठीक है, ऑक्सीजन एंड आर्गन। तो हमें ये पता हो गया बच्चों कि ऑक्सीजन के पास अगर 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर 8 है तो 8 का मतलब है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा और 8 प्रोटॉन होगा। उसी तरह से अगर आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, सो इट शुड हैव 18 इलेक्ट्रॉन एंड 18 प्रोटॉन, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिकली दिस यूनिवर्स कैन होल्ड द थिंग्स दैट आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दिस यूनिवर्स कैन होल्ड द थिंग्स दैट आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो चीज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है उसको ये यूनिवर्स होल्ड नहीं कर सकता है। उसको ये यूनिवर्स तभी होल्ड करेगा जब वो किसी और के साथ कंबाइन करके पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए। जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव, जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव। बात समझ रहे हो ना? तो न्यूट्रल स्टेट में, इन द ग्राउंड स्टेट, क्या है कि न्यूट्रल स्टेट में ये एटॉमिक नंबर का है कि जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही प्रोटॉन होगा, जब तक कि किसी एटम ने किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। ओके, सुना। अब देखो बच्चों, अब हम लोग एक एटम का मॉडल थोड़ा सा नीचे में बना रहे हैं। सपोज करते हैं दिस इज द मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, ये अगर कोई एक्स का कोई एक एलिमेंट है एक्स, उसका मैंने एटम का एटॉमिक मॉडल बनाया। हर एटम के बीच में बच्चों एक कोई छोटा सा पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। क्या कहा जाता है उसको? ये एटम के बीच में जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ
राउंड राउंड ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, राउंड राउंड ऑर्बिट्स होते हैं। चूंकि ये एटम का पार्ट है तो इसका मतलब है एटम में तीन चीज होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा एंड न्यूट्रॉन होगा। तो बच्चों एक एटम में चाहे एक प्रोटॉन हो या 1,00,000 प्रोटॉन हो एंड चाहे एक न्यूट्रॉन हो या 1,00,000 न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टुगेदर दे कोलाइड एंड गेट a place in nucleus, inside this nucleus. Are you understanding? They are collectively, these neutrons and protons are collectively found in this nucleus. That means कि चाहे कितना भी न्यूक्लियस हो, कितना भी न्यूट्रॉन हो या कितना भी प्रोटॉन हो, आई एम रिपीटिंग इट 1000 times, जितना न्यूट्रॉन हो और जितना भी प्रोटॉन हो वो सारा का सारा किस में होगा, वो सारा का सारा इस न्यूक्लियस में होगा। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं कि इस X का एटॉमिक नंबर है 15। ठीक है, ये एक X एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 15। तो इसमें 15 इलेक्ट्रॉन होगा, 15 प्रोटॉन होगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर हम लोग कुछ देर में बात करेंगे। तो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी मोर और लेस समटाइम्स सेम होता है, समटाइम्स 1-2 ज्यादा 1-2 कम। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है। तो क्या है क्या इसमें 15 इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर 15 है, इसका मतलब इसमें 15 इलेक्ट्रॉन और 15 न्यूट्रॉन तो होगा, प्रोटॉन तो होगा ही, होगा कि नहीं। अच्छा, उसके बाद सिर्फ इसमें बच गया न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन भी समथिंग हम लोग 15 मान के चलते हैं। ठीक है, 15 या 16 जो भी मानना है। अभी मैं सिर्फ इस X की बात कर रहा हूं, अभी मैंने किसी एलिमेंट को नहीं लिया है। हो सकता है कि ये जो मैंने लिखा ये गलत है, लेकिन मैं आपको ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। दिस जस्ट अ जेनरिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, सो अगर 15 न्यूट्रॉन और 15 प्रोटॉन है बच्चों इस X के एक एटम में, तो वो दोनों कहां पे रहेगा, 15-15 जो है वो दोनों कहां रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर। अब क्या बच गया, अब बच गया 15 इलेक्ट्रॉन। यहां से शुरू होता है ये कहानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, कहानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। ठीक है, तो अब आप देख लो बात को क्या है कि 15 इलेक्ट्रॉन, 15 प्रोटॉन, 15 न्यूट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, 15 प्रोटॉन एंड 15 न्यूट्रॉन। तो ये 15 प्रोटॉन्स एंड 15 न्यूट्रॉन्स गॉट अ प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ये लोग तो घर भाई रहने के लिए चले गए, इन लोगों को रूम मिल गया, आराम से रह रहे हैं। 15 इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, तो 15 इलेक्ट्रॉन के लिए अब व्यवस्था करनी होगी। यही जो व्यवस्था होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके, सो नाउ आई एम रबिंग दिस ऑल। तो बच्चों होता क्या है ना कि ये जो 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 15 इलेक्ट्रॉन ये बन गया हमारा न्यूक्लियस जिसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है ना। इसके जस्ट बाद अब आप देखो, इसके बाद से शुरू होते हैं ऑर्बिट्स। ये दिख रहा है, शायद हो सकता है कि नहीं दिखे, ये तो पता नहीं, ये वाला कलर हो सकता है दिखे, हो सकता है नहीं भी दिखे, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन आप फिर भी कोशिश करो। ठीक है, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाद आप देखो मैं ग्रीन से इसको ड्रॉ कर रहा हूं, 1 2 and 3 and 4। ठीक है, मैंने क्या क्या कर दिया, मैंने ड्रॉ किया हुआ है अभी। ये है एक एटम का मॉडल, दिस इज द मॉडल ऑफ एन एटम। उसके अंदर में न्यूक्लियस मैंने बता दिया जिसमें कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। उसके बाद देखो बच्चों, न्यूक्लियस के बाद का जो सबसे पहला ये ऑर्बिट होता है, ये ऑर्बिट न्यूक्लियस के बाद का जो सबसे पहला है दैट इज नेम्ड एज के। ठीक है, एंड दीज आर के शेल्स,
SHELLS, shells. What are these shells? KL. These shells are K, L, M and N. ओके, क्या क्या है? K, L, M, N. आप देख लीजिए K वाला शेल कहां पे है आपका? देख लो आप लोग, मैं इस तरफ कर रहा हूं. This is the K shell. This is the L shell. This is the M shell. I think आप लोगों को दिख रहा होगा ना, M shell. And this one is the N shell. देख रहे हो? The first number shell is K shell. The second number shell is the L shell. Third one is M shell. And the last fourth one is N. These are just the names. अच्छा, ये shells क्या होते हैं? तो बच्चों आप सिंपल समझ लो कि ये shells वैसे ऑर्बिट्स हैं या वैसा जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? सॉरी, रोटेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, मूव ऑन. दे कंप्लीटली दे फॉर that means for constant, for perpetual time they move on rotating, they just rotate. Okay, so ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो इन ऑर्बिट्स पर, these orbits are actually parallel to these nucleus, to this nucleus, sorry. ये जो ऑर्बिट्स होते हैं ना, ये पैरेलल घूमते रहते हैं इस न्यूक्लियस के, मतलब पैरेलली वो मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस से वो ओवरलैप नहीं करते हैं. ओके, सो नाउ अब आप देखो, पहला वाला शेल, दूसरा वाला शेल, तीसरा वाला शेल और चौथा वाला शेल है ना. अच्छा, इन शेल्स का क्या है ना, अपना एक लिमिट होता है. व्हाट आर दोज लिमिट्स? K shell has 2 electrons, L shell has 8 electrons, M shell has 18 electrons, and N shell has 32 electrons. Okay. What does this mean? What is the limit? Limit is just like, suppose कि आपके घर में शादी हो रही है, ठीक है, आपका अपना घर है और उसमें 5 रूम है, 5 रूम्स हैं. 5 रूम में आप लोग मान लेते हैं कि आप लोग 5 जन हैं, ठीक है. तो 5 जन है तो क्या होगा कि मान लेते हैं कि एक रूम में मम्मी पापा रह रहे हैं, ठीक है, एक रूम में मम्मी पापा, एक में बड़ा बेटा, एक में छोटा बेटा और एक में बेटी. ठीक है, जो 2 सन है उनको एक एक रूम मिला हुआ है और एक जो बेटी है उनको एक रूम मिला हुआ है. ठीक है, क्या हो गया कि 4 रूम्स तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है और एक बनाया गया गेस्ट रूम. एक जो बचा हुआ रूम हो गया वो बन गया गेस्ट रूम. ठीक है, गेस्ट, ठीक है, अच्छी बात है. तो क्या है कि सारा रूम्स ऑक्यूपाइड है, सबको जितना भी स्पेस हो लेकिन ऑक्यूपाइड है, सबका अपना अपना डिफाइंड रूम है. अच्छा, अब मान लेते हैं कि आपके घर में शादी हो रही है और एक साथ 50 लोग आ गए. एक साथ कितने लोग आ गए? 50. आपके घर में शादी हो रही है और एक साथ 50 लोग आ गए हैं. शादी में होता है ये रिलेटिव्स दूर दराज से सब लोग आ जाते हैं आपकी खुशी में शरीक होने के लिए, तो 50 लोग आ गए हैं. ओके, अब क्या, गेस्ट रूम तो आपके पास एक ही है ना, उसकी अपनी कोई लिमिट होगी. तो क्या जो 50 लोग आए, आप 50 को एक ही रूम में एकदम ठेल ठेल के चट अंदर घुस, नहीं जाना है तो एकदम धक्का दे दे के कुछ बांस उछला के एकदम घूर दिए चलो अंदर, मतलब ऐसा तो नहीं ना करोगे. जानवरों की तरह कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके वैसे सुलाओगे इसको? नहीं. मैं मजाक में बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको. आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट. ओके, तो क्या है ना कि 50 लोगों को आप एक गेस्ट रूम, जबकि आपने गेस्ट के लिए एक रूम बनाया हुआ है, फिर भी आप 50 लोगों को एक रूम में नहीं डालोगे. क्यों?
क्यों नहीं डाल पाओगे 50 लोगों को? क्योंकि स्पेस नहीं है, बिकॉज दैट गेस्ट रूम शुड हैव, दैट गेस्ट रूम ऑल्सो हैज इट्स लिमिट. It has certain limit that it can hold 10 people or 15 people at times. At a time, it can hold 15. It can bear 15 people. It has a space of giving shelter or for residents for 15 people only. बात समझ रहे हो? It can give shelter to 15 people only. तो आप 50 लोगों को कैसे करोगे? लिमिट होती है ना, हर चीज की एक लिमिट होती है कि आप एक रूम में 50 लोगों को नहीं डाल सकते हो. क्यों? क्योंकि उसका स्पेस छोटा है, उसकी कैपेसिटी नहीं उतनी है ना. तो उसी प्रकार बच्चों, ये जो के वाला शेल है ना, इसकी कैपेसिटी नहीं है ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की. ठीक है. अब अगर आपने पहले वाले रूम में, एक गेस्ट रूम में 15 लोगों को रख दिया, तो क्या है, चूंकि 2-4-5 दिन की बात है, शादी तो 1-2 दिन में खत्म, उसके बाद फिर गेस्ट भी 2 दिन में चले जाएंगे, तो 2-4-5 दिन एडजस्टमेंट होता है. तो आप क्या करोगे कि पहले 15 लोगों को आपने गेस्ट रूम में रख दिया, उसके बाद बाकी के कुछ लोगों को आपने रखा इस रूम में, या फिर मान लो कि जितने भी आप लोग पहले से जिनका घर है, तो जिनका भी ये रूम था वो लोग सब एक रूम में शिफ्ट हो गए. मम्मी पापा और जो 2 सन था, एक डॉटर थी, वो लोग सब एक रूम में शिफ्ट हो गए. बाकी का भी ये 3 रूम खाली बच गया. तो 3 रूम में आपने क्या किया, 15 को इसमें, 15 को इसमें, 16 को इसमें, ऐसे करके आपने क्या किया, 15 गेस्ट को वैसे ही अपने ही घर में एडजस्ट कर लिया, है ना. अगर इससे ज्यादा गेस्ट आ जाएंगे तो आपको फिर एक्स्ट्रा गेस्ट रूम लेना होगा, कोई धर्मशाला वगैरह, किसी होटल वगैरह में आपको चेक इन करवाना होगा. खैर, ये सब चीज आप लोग समझ सकते हो. तो क्या है ना बच्चों की, इस तरह से आप समझ गए कि लिमिट्स क्या होता है. एक लिमिट होता है, कैपेसिटी होती है कहीं की भी, आप उससे ज्यादा उसमें नहीं डाल सकते हो, है ना. तो ये जो के वाला शेल है, इस के शेल का लिमिट है, इस के शेल की लिमिट है 2 इलेक्ट्रॉन्स. इट कैन बियर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, a maximum of 2 electron, either 1 or 2. Similarly, likewise, if you have got more electrons, if there are more than 2 electrons, then you will have to shift the electron in next shell, that is KL shell. नहीं, अगर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखने के बाद भी आपके पास इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो आपको उसको नेक्स्ट रूम में शिफ्ट करना होगा. जस्ट लाइक हियर यू डिड, पहले आपने गेस्ट रूम में शिफ्ट किया, गेस्ट बच गया तो आपने उसको सेकंड रूम में शिफ्ट किया. उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है तो आपको इस रूम में शिफ्ट करना होगा, एल वाले रूम में. है कि नहीं? होता ही नहीं है ना. ओके, तो अब आपने एल वाले में शिफ्ट कर दिया है. इससे भी ज्यादा अगर लोग बच जा रहे हैं, इससे भी ज्यादा लोग का मतलब है इलेक्ट्रॉन, तो अब आपको इसको थर्ड में शिफ्ट करना होगा ना. अच्छा, उससे भी ज्यादा और भी लोग बच रहे हैं, तो आप अब इसको फोर्थ में शिफ्ट करोगे. तो बात समझ रहे हो ना. सो दीज आर मैक्सिमम लिमिट्स. इफ एल शेल इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, इफ एल शेल इज हैविंग अ कैपेसिटी और इट इज हैविंग द एनर्जी टू होल्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स एट टाइम्स, सो it can hold 7 electrons, 6 electron means less than 8 electron, but not more than 8 electrons. Not even a single more electron than 8. बात समझ रहे हो ना. It can hold 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, but it can't hold 9. बात समझ गए. उसी तरह से M में भी it can hold 17, 16, 15 up to 1, लेकिन it can't hold 19 electrons. बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर है. ओके, तो अब आप देख लो, ये मॉडल भी आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं. लिमिट्स आप लोग याद रख लो. पहला वाला शेल होता है के, एटॉमिक नंबर, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग इलेक्ट्रॉन इज 2. सेकंड वन इज एल, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग इलेक्ट्रॉन इज 8. देन एम 18 एंड देन एन, दैट इज 32. ओके, सो नाउ सुनाओ बच्चों, अब देखो आप लोग, अभी भी हम लोग अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे हैं. अभी हमारा लक्ष्य है दूसरा कुछ चीज पढ़ना. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अभी हम लोग बहुत बेसिक्स को सिर्फ टच ही करने जा रहे हैं. तो अब देखो, हम लोग ऑक्सीजन पे ही आते हैं. जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, दैट मीन्स इट इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन 8 ही है, लेकिन प्रोटॉन से तो हमें मतलब नहीं है. प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है, उसको कहीं रखने की जरूरत है नहीं, उसको तो पहले से रूम मिला हुआ है. रखने की जरूरत किसको है? तो इलेक्ट्रॉन्स को.
8 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। 8 इलेक्ट्रॉन को आप क्या करोगे? 8 इलेक्ट्रॉन को भी रखोगे, कहां कहां रखोगे? तो सबसे पहले आप K, L, M और N, आपके पास ये 4 रूम है ना। तो सबसे पहले आप 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रख दो K वाले में, उसके बाद फिर 2 इसमें रख दिया, तो अब कितना बच गया? पहले 8 इलेक्ट्रॉन, तो अब बच गया 6। आप 6 तो इसमें रख सकते हो ना, क्योंकि इसकी मैक्सिमम लिमिट तो 18 है कि नहीं? इसकी मैक्सिमम लिमिट तो 18 है ना, 18 है, कोई बोलता भी नहीं है। अरे मैक्सिमम लिमिट इसकी 18 है। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ K is 2, मैक्सिमम लिमिट ऑफ L is 8, M is 18 एंड N is 32, है ना। चलिए, तो देखिए आपका इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन हो गया। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ शेल्स, SHELLS। शेल्स आर समथिंग, शेल्स आर जस्ट ऑर्बिट्स दैट होल्ड इलेक्ट्रॉन्स। एकदम सिंपल सी बात है। न्यूक्लियस के बाद कुछ राउंड ऑर्बिट्स, राउंड सर्कुलर पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू मूव राउंड एंड सर्कुलर पाथ around that nucleus, a round and circular path completely around the nucleus that provide path to electron who tends to move, okay, जहां पर कि इलेक्ट्रॉन मूव कर सके, मूव आउट फ्रीली, ओके। तो ये शेल्स हो गए। शेल्स कौन कौन है? KLMN। ये KLMN इनका नाम क्यों पड़ा? तो अब आप जब सीनियर क्लासेस में एक्सरेज पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका नाम KLMN क्यों दिया गया, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्यों दिया गया, और KLMN ही क्यों, मतलब इट वाज जस्ट डन बाय साइंटिस्ट की कुछ भी नाम दे दिया गया। यहां पर तो अब बात वही हो जाती है कि KLMN, तो एप्पल को एप्पल क्यों बोला गया? नहीं, एप्पल को ऑरेंज क्यों नहीं बोला गया? सेब की इंग्लिश ऑरेंज क्यों नहीं है? तो ऐसा क्यों, तो बहुत सारा है जिसका जवाब आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस KLMN का मिल जाएगा हायर क्लासेस में। तो अभी हम लोग फोकस करते हैं कि दीज KLMN आर शेल्स, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और वो गोल गोल घूमते रहते हैं, और उनमें हर शेल का मैक्सिमम लिमिट क्या है, और कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉन जो है, किसी एलिमेंट का एक एटम का इलेक्ट्रॉन किस किस शेल में कितना कितना होता है। L शेल में ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, सॉरी, L शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। उस तरह से K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स घूमता रहता है, मूव करता रहता है, ओके। सो नाउ अब आप देख लो, एक दो और एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं 18 को। ये 18 जो है, 18 का क्या हो जाएगा? 18 में 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स का हमें अरेंजमेंट करना होगा। चलो करते हैं। K में रखेंगे हम लोग सबसे पहले 2, अभी भी इलेक्ट्रॉन 16 है हमारे पास, तो अब हम लोग L में रख देंगे 8, क्योंकि 8 से ज्यादा तो रख नहीं सकते हैं, तो हमने L में रख दिया 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसमें हो गया 10। आफ्टर दैट हमें रखना होगा फिर से 8 ही, क्यों? क्योंकि इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स ही हमें रखना है, तो 2 और 8 10 पहले से हो गया था। इसका मैक्सिमम लिमिट 18 है, ठीक है, लेकिन हमारे पास जब 80 इलेक्ट्रॉन है तो 8 को ही रखना है। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो बच्चों क्या है ना कि अब आप यहां से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। अब मान लो कि 1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का, तो आप इसमें 1 लिख दो। 5 का करना है तो क्या करोगे? 2 and 3 कर दो। ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो चलिए अब यहां से कुछ अब हम लोग और क्विज को शुरू कर रहे हैं। इसको अब मैं मिटा देता हूं पूरा का पूरा, ओके। सो नाउ अब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पे थोड़ा सा यहां पे दिमाग लगाते हैं। ये देखो बच्चों, 18, 19 एंड 20, ये 3 नंबर्स को मैंने लिखा है। 18 पे कौन है भाई? तो 18 पे है आर्गन, 19 पे कौन है? पोटेशियम, और 20 पे कौन है? कैल्शियम, ठीक है। हमें इनका कॉन्फ़िगरेशन करना है। बहुत अच्छी बात। इनका अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेल्स KLMN पर, तो इसका तो हम लोग कर लिए थे, अभी भी वही कर देते हैं। 2, 8 एंड 8, वेरी गुड। 19 का क्या करेंगे? 2, 8 एंड 9, है ना। और इसका क्या करेंगे? 2, 8 एंड 10। बात समझ में आ गई? 2, 8, 9 और 2, 8, 10।
हमने 289 और 2810, 288, 289, 28810 तो लिख दिया, और हमें ये भी पता है कि ये जो K है, L है और M है, उसके बाद N, तो M का जो मैक्सिमम लिमिट है M वाले शेल का सॉरी जो मैक्सिमम लिमिट है दैट इज 18। तो हम लोग इसमें 18 तो अभी पहुंचे नहीं, रख ही सकते हैं। लेकिन बच्चों पता है ये जो आपने लास्ट वाले शेल में 9 रख दिया है यहाँ पे, या फिर ये 10 रख दिया है, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। बात समझ लो क्यों गलत है? तो एक रूल है दैट इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल, OCTET, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ये कहता है दैट ईच एंड एवरी एटम should hold or can hold a maximum of 8 electrons only in its valence shell, valence या outermost shell। ये जो valence मैं वर्ड बोल रहा हूं VALENCE, valence, इस valence shell का मतलब होता है outermost shell। ये जो valence shell है ना, दिस वैलेंस शेल इज आउटर मोस्ट शेल। जो सबसे बाहरी शेल होता है दैट इज कॉल्ड वैलेंस शेल, सबसे जो बाहरी शेल होगा। तो आप देखो 18 में 3 शेल्स यूज हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो ये जो थर्ड वाला शेल है यही वैलेंस शेल होगा, सबसे बाहरी शेल ये है। उसी तरह से 19 में भी आप देख लो थर्ड शेल, ये थर्ड शेल ही सबसे बाहरी है। यहाँ पे भी आप देख लो 10 में भी ये भी सबसे बाहरी है। तो ऑक्टेट रूल सेज that any atom can hold a maximum of 8 electrons in its outermost shell or in its valence shell। मतलब इन हिंदी कि जो सबसे बाहरी शेल होगा ना, जो सबसे बाहरी शेल होगा उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 ही हो सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो सकता है बच्चों। तो आप देख लो कि 18 में तो आपने 8 इलेक्ट्रॉन रख दिया है, तो ये सही है। लेकिन आपने 19 में क्या किया है? 9 इलेक्ट्रॉन रख दिया है। और ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि मैक्सिमम आप 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, तो ये तो हो गया गलत। उसी तरह से आपने 20 में यहाँ पे 10 लिख दिया है, जबकि ऑक्टेट रूल कहता है कि यहाँ पे 8 ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना। तो अगर यहाँ पे 8 ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तो क्या है हमारे पास उपाय ना, कि हम लोग इसको 9 को यहाँ पे 2, 8, 8 एंड 1 लिख सकते हैं, क्योंकि और कोई उपाय है ही नहीं हमारे पास, है ना। आप इसमें एक और ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ा नहीं सकते हो क्या? इसमें 2 और 9 कर सकते हो? 2, 9 और 8 कर दो, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एल शेल इज जस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो क्या है कि आप यहां पर इसमें तो कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते हो आप। तो करना क्या होगा? इसी थर्ड शेल, थर्ड और फोर्थ कुछ करना होगा। तो क्या किया ना हमने कि इसमें 8 रख दिया और इसमें 1 रख दिया। हमने फोर्थ शेल दैट मीन्स एन शेल को ले लिया। अब हमारा सबसे बाहरी शेल कौन हो गया? फोर्थ नंबर। और फोर्थ में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। 8 से कितना भी कम हो सकता है, 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये ऑक्टेट रूल को फुलफिल कर रहा है। तो 19 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2, 8, 8, 1। उसी तरह से 20 को देखो, 20 में भी यहाँ पे नहीं हो सकता है, आप लोग इधर कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर ही 2, 8, 8, 2 लिख देते हैं हम लोग। नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज कि जब M वाले शेल का मैक्सिमम लिमिट 18 है बच्चों, तो चलिए हमारे पास यहां 19 में कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमने इसमें 8 और इसमें 1 लिखा। लेकिन हम लोग इसमें 18 इलेक्ट्रॉन तब कब रखेंगे? हम लोग इसमें ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि हम लोग इसमें 9 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन लिख दें? 20 में 20 का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग 2, 8, 9 और 1 क्यों नहीं लिख सकते हैं? 2, 8, 8, 2 ही क्यों लिख रहे हैं? आप मुझे ये बताइए। ये ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि भाई सिंपल सी बात है, K, L, M और N, हमने ये 4 शेल को यूज किया 20 के कॉन्फ़िगरेशन में। तो हमने क्या किया कि M शेल के पास मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रखने का जगह है, तो हम फिर यहाँ N शेल को क्यों बढ़ा रहे हैं?
हम m को यहाँ पे 1 रहने देते हैं, ऑक्टेट रूल ये कहता है कि 8 से कम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो आपके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, आप खुश रहिए, ऑक्टेट रूल को हमने फुलफिल कर दिया है। अब हम लोग इसको 18 तक क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं, इसको 9 1 क्यों नहीं लिख सकते, 8 और 2 क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर 21 से भी आप यही करोगे, 21 में आप लिख दोगे 2 8 8 3 ऐसा कुछ कर दोगे, फिर 2 8 8 4 2 8 8 5 2 8 8 8 8 उसके बाद 1, तो ऐसा कब तक चलेगा। तो भाई अगर ये 2 8 8 8 ऐसा वाला ही सिस्टम चलना है तो फिर इसका मैक्सिमम लिमिट क्यों बनाया गया 18 और n का फिर क्यों बनाया गया 32, है ना। क्वेश्चन ये अराइज होना चाहिए आपके माइंड में कि n का फिर 32 क्यों बनाया गया कॉन्फ़िगरेशन, मैक्सिमम लिमिट ऑफ कीपिंग इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी क्यों बनाया गया, m का 18 क्यों बनाया गया। तो बच्चों ऐसा ही बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम होने लगी, तो क्या किया गया ना, अब बनाया गया, अब फैशन आ गया है सब शेल्स का, ठीक है। जब ये KLMN में लोगों को परेशानी होने लगी तब हम लोग फोकस किए शेल्स पर, सब शेल्स पर। अभी तक हम लोग शेल्स पर टिके हुए थे, KLMN वेयर शेल्स, अब हम लोग आ रहे हैं सब शेल्स पर। मैं मिटा दूं इसको, मेरा क्वेश्चन जेन्युइन था कि नहीं, हर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं कि यहाँ पे 9 और 1 क्यों नहीं हुआ, 8 2 क्यों रह गया। माई क्वेश्चन टू यू इज जेन्युइन। आई थिंक आई विश कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन अपने टीचर से करो कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है। ओके सो नाउ अब हम लोग आ जाते हैं बच्चों सब शेल्स के कॉन्फ़िगरेशन पर। देखिए अभी तक हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 30% पढ़ा है, जो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। इसके आगे वाला जो कॉन्सेप्ट है अब वो थोड़ा सा जानने वाला चीज है। क्या है, जैसे आपने शेल्स पढ़ा उस तरह से आता है अब सब शेल्स। सब शेल्स, ठीक है। ये जो सब शेल्स होते हैं दीज आर स्मॉल s देन p देन d एंड देन f। इनका भी खुद का अपना अपना लिमिट है। s का लिमिट है 2, p का लिमिट है 6, d का लिमिट है 10 एंड f का लिमिट है 14, ठीक है। s p d f। अब आप पूछोगे ये सब शेल्स क्या होते हैं सर, है ना। तो देखो मैंने बताया था आपको कि एटम में जो बीच में न्यूक्लियस होता है उसके राउंड राउंड ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। लेकिन इन ऑर्बिट्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, इन ऑर्बिट्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। वो जो राउंड ऑर्बिट्स था दैट वेर कॉल्ड एज शेल्स, उन शेल्स के अंदर होते हैं सब शेल्स। ये सब शेल है कि शेल्स के अंदर में भी इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहां पे रोटेट करता है ये बताता है, ठीक है। शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां पे रोटेट करता है, किस पाथ पे रोटेट करता है, दैट अकाउंट इज गिवन बाय सब शेल। बात समझ में आ गई। शेल्स हो गया एक पाथ, नहीं अरे भाई आपको आपके घर से स्कूल जाना है तो वो जो रास्ता आपको पता है दैट इज शेल, ठीक है। अब क्या है कि अब उस रास्ते में से क्या है ना कि 2-3 रास्ता गया हुआ है और क्या है कि डिफाइन किया गया। अगर आप पैदल जा रहे हो तो आपको बाय साइडवेज चलना है, ठीक है। तो वो जो उतना बड़ा रास्ता में से आप तो बीच में से भी चल सकते हो ना, बात समझ लो। वो रास्ता तो स्कूल तक पहुंचा देगी आपको, वो रास्ता पर अगर उस रास्ते पर अगर आप चल रहे हो तो आपको वो स्कूल तक पहुंचा देगी। सो दैट इज अ पाथवे, हाँ। लेकिन क्या है उस रास्ते पर भी वो उतना बड़ा सा रास्ता है, तो क्या पूरे रास्ते पे आप चलोगे ऐसे ऐसे करके जिगजैग वे में, सांप जैसे स्नेक्स जैसे चलते हैं, कभी इस तरफ कभी उस तरफ कभी इस तरफ, ऐसे नहीं ना चलोगे। या फिर बीच में से चलोगे, कितना भी बड़ा ट्रक आ रहा है उधर हटो यार चल रहा हूं, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। तो क्या करोगे कि आपका एक प्री डिफाइंड पाथ होता है कि अगर आप पैदल आए हो तो आपको साइडवेज से चलना है, हाँ। अगर आप साइकिल से हो तो भी आप साइड से थोड़ा सा इस तरफ से चलो, बाइक से हो तो आप अपने लेफ्ट में चलते रहो, अगर आप कार से हो तो आप बीच में से जाओ। बात समझ रहे हो ना। तो उसी तरह से वो जो शेल्स थे KLMN दैट वाज जस्ट अ पाथ, उस पाथ पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं।
उस पाथ पर ही इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि इसी लिमिट के अंदर वो घूमते हैं। लेकिन उस पाथ के अंदर द एक्चुअल एंड द एग्जैक्ट पाथ कि वो कहां पर किस पाथ में, किस वे में, किस डायरेक्शन में रोटेट या रिवॉल्व करेगा, दैट इज सबशेल्स. दैट अकाउंट इज गिवन बाय these subshells. These subshells are SPDF. Again the limit is K का तो लिमिट आपको पता है, लेकिन K में उसके बाद L का लिमिट होता है 8. तो क्या उसी तरह से S वाला जो सबशेल है, S वाला जो पाथ होता है शेल के अंदर, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही घूम सकते हैं. उसी तरह से P वाला जो है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं एक बार में. बात समझ रहे हो ना? ये हो गया SPDF. तो दिस कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन सबशेल्स. ओके, अब बात यह है कि ये सबशेल्स पर कॉन्फ़िगरेशन होता कैसे है. तो बच्चों, ये जो सबशेल्स है ना, ये सबशेल्स हमेशा किसी न्यूमरल्स के साथ लिखे हुए होते हैं. कैसे? जैसे आप देखो 1s, ठीक है, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, देन 3p, देन 3d, देन 4s, देन 4p, and then 4f, then 5s, then 5p, then 5f, and then 5d. I think I have missed something. S, sp, spd, spd. यहाँ पे ये गलती हो गई मेरे से. यहाँ पे हमें लिखना होगा पहले 4s, 4p, then 4d, and then 4f. ठीक है बच्चों? यहां पर भी मैं देखो, ये जो स्थिति है बहुत ही दुखद है. SP, D एंड F. अब ठीक है, इसके आगे भी होता है. इसके आगे की आपको अभी जरूरत है नहीं, और इसके आगे आपको अगर ये पता हो गया तो आप खुद ब खुद बना लोगे. आप देखो, जैसे KLMN का कॉन्फ़िगरेशन आप सीधा सीधा कर ले रहे थे. K में इतना इलेक्ट्रॉन है तो इतना इलेक्ट्रॉन रख दो, M में इतना है, L में इतना है, तो वो आप रख दो, काम खत्म करो. इसमें देखो, इसमें हर किसी के साथ एक नंबर लिखा हुआ है. S, 2s, 2p, 3s, मतलब SPDF ही है, लेकिन हर SPDF सबशेल के साथ कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ है. इसका क्या इंपॉर्टेंस है? इसका इंपॉर्टेंस ये है बच्चों कि ये जो 1, 2, 3, 4 जो भी नंबर लिखा हुआ है ना, ये दर्शाता है कि ये किस शेल के अंदर है. जिसके आगे 1 है इसका मतलब है वो K के अंदर है. जिसके आगे 2 है उसका मतलब है वो L के अंदर है. आप समझ रहे हो ना? मैंने पहले ही बता दिया है कि जो शेल्स होते हैं, उन शेल्स के अंदर क्या होता है? सब शेल्स होता है. उस सब शेल में वो दैट इज अ कंप्लीटली डिफाइंड पाथ, अ कंप्लीट एक्चुअल एंड एग्जैक्ट पाथ वेयर द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव, or the electrons move, simply where the electrons move. ठीक है? तो अब देखो 1s, 2s, 3s इस तरह से लिखा हुआ है. तो अब बात ये है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन्स को अगर रखना है, तो अगर मान लो कि 18, अभी हम लोग 18 का ही कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं. 18 जिसका की कॉन्फ़िगरेशन है 288. तो इस 288 वाले कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो 18 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 18 इलेक्ट्रॉन, इस 18 इलेक्ट्रॉन को कहां कहां रखेंगे, किस किस सबशेल में रखेंगे? 2 तरीका हो सकता है. या तो आप पहले S में रखो, तो 1s में, उसके बाद 2s, फिर 3s, फिर 4s, फिर 5s, इस तरह से रखो. और या नहीं तो क्या है कि आप अल्फाबेटिकली पहले 1 को रख दो, फिर पूरा पूरा 2 रखो, फिर पूरा पूरा 3 रखो, फिर पूरा पूरा 4 रखो. ठीक है? अच्छा, मैं एक और पैटर्न बना रहा हूं. आप लोगों ने ये लिमिट लिख लिया है ना सबशेल्स का? S का 2, P का 6, D का 10 एंड F का 14. प्लीज आप लोग इसको जल्दी से कॉपी में उतार लीजिए. आई थिंक आप लोगों ने उतार ही लिया होगा.
देखिए बच्चों, अब जो इसका पैटर्न है ना वो कुछ इस टाइप का बना हुआ होता है। मैं अब इस सब शेल को मिटा रहा हूं। आपने बहुत सारे बुक में देखा होगा, मैं पैटर्न बना रहा हूं, आप लोगों को खुद ब खुद याद आ जाएगा। पहले होता है दैट इज 1s, then 2s and 2p, then 3s, 3p and 3d, then 4s, 4p, 4d and 4f, then 5s, 5p, 5d, 5f, ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे हम लोग जा सकते थे 7s, 7p तक, लेकिन अभी हम लोगों को उतना दूर जाना नहीं है। तो देखो बच्चों, अभी अब बात यह है कि अगर आपके पास जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आप सबसे पहले क्या करोगे। दो तरीका हो सकता है, या तो पहले इलेक्ट्रॉन्स को सारे s में भर दो, ठीक है, पहले 1s में भर दो, फिर 2s में भर दो, फिर 3s में भर दो, फिर 4s में भर दो, फिर 5s में भर दो। हाँ, या तो आप पहले ये वाला स्टेप कर लो, और या नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरा स्टेप क्या है, कुछ इस टाइप का कर लेते हैं। पहले 1 को भर देते हैं पूरा, उसके बाद पूरा का पूरा 2 को भर देते हैं, हाँ, फिर पूरा का पूरा 3 को भर देते हैं, फिर पूरा 4 को भर देते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं एक एक करके, उसके बाद फिर 5 को भर देते हैं, उसके नीचे अगर कुछ होगा तो फिर उसको भी भर दिया जाएगा। लेकिन क्या है ना कि आप देखोगे अभी जब मैं या कहीं भी आपने कॉन्फ़िगरेशन देखा होगा कि पहले तो 1s भराता है ठीक ठाक, पहले 1s भरा जाता है, फिर उसके बाद भराता है 2s, उसके बाद भरा जाता है 2p, फिर भरा जाता है 3s, ठीक है, उसके बाद भरा जाता है 3p, लेकिन उसके बाद 3d नहीं, उसके बाद पहले 4s को भरा जाता है, तब 3d को भरा जाता है। हाँ, तो दोनों में से कोई भी लॉजिक सही नहीं हो रहा है। आप 1s को भर रहे हो तो 1s, फिर 2s, फिर 3s, फिर 4s, फिर 5s, ये वाला पैटर्न नहीं चला। तो आपने किया कि पहले 1, फिर 2, फिर 3, तो 1 और 2 तक तो ठीक ठाक भराया, लेकिन जैसे ही आप 3 को भरने आए तो 3 में क्या हो गया, 3p तक तो आपने ठीक भरा, 3d नहीं भरा रहा है, पहले 4s भरा रहा है। स्ट्रेंज। तो आखिर ये डिटर्मिनेशन हो कैसे कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में भराएगा, और अगर 1s में ही पहले भराएगा तो क्यों 1s में पहले भराएगा, और अगर 1s के बाद 2s में भरा रहा है तो फिर 3s में क्यों नहीं, 2p में क्यों भरा रहा है। मतलब बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा डाउट है ना। अब इस डाउट को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो आपका k एलिमेंट भी कैसे हो जाता है, विद इन हाफ एन आवर आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ओके, सो आई एम रबिंग इट अगेन। छोटा बोर्ड है बच्चों, इसलिए क्या है कि मैं चीजों को लिख के बता नहीं पा रहा हूं, आप लोग प्लीज थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो था, जो मैंने एक ऑब्वियस, एक नेचुरल सा, एक जनरल सा क्वेश्चन पूछा, ये सारे बच्चों के मन में, सारे लोगों के मन में रहा। तो आखिर इस पर वर्कआउट कैसे किया जाए भाई, क्या ऐसा, व्हाट आर द पैरामीटर्स, what parameters or what rule will determine that electron will first of all get settled in 1s and then after 2s, then 3s, what will be the parameter, where will we settle the electrons. Actually we are not there to settle the electrons inside the shells and subshells, but our work is to read. So how can it be possible that electrons will just move according to their own will, नहीं, अकॉर्डिंग टू देयर ओन विश। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन अपने विश से जा रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन अपने विश से जाएंगे तो हाउ विल वी हैपन टू रीड दीज, बिकॉज इफ दे आर डूइंग द थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल, अकॉर्डिंग टू देयर ओन विश, तो हम लोग कैसे उसको पढ़ेंगे। तो नो, देयर आर सर्टेन रूल्स। ये पूरा जो यूनिवर्स है ना, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स एक रूल पर चलता है, किसी न किसी रूल पर चलता है ये रूल, ठीक है। तो वो एक रूल क्या है, तो एक साइंटिस्ट आए, his name was अफबाउज। ठीक है, एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था अफबाओ, समथिंग अफबाओ रहने देते हैं, अफबाओ उनका नाम था। तो उन्होंने जो प्रिंसिपल दिया दैट वाज कॉल्ड एज अफबाउज प्रिंसिपल।
अफवाहों का सिद्धांत। हिंदी में आप लोग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उस पर लिखा हुआ रहता है अफवाहों का सिद्धांत। तो उसी तरह इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड अफवाउस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल PLE नॉट PL, PL इज PAL, the spelling of PRINCIPAL, principal is an individual who holds the authority, who is authenticated to govern the administration, to administer the administration of a school or an institution. Okay, so PAL is principal sir, in the chair of principal. Okay, and this principal is Siddhant. It is an abstract noun, that is a common noun. Okay, so Aufbau's principle. अफबाउस प्रिंसिपल बच्चों क्वांटम नंबर पर चल रहा था। ये क्वांटम नंबर क्या होता था? तो क्वांटम नंबर को आपको पढ़ने के लिए फिर से मैं बोल रहा हूं, जब सीनियर सेक्शन पे जाओगे तो आप पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल एंड हुंस रूल ये सब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्वांटम नंबर क्या। अगर मैं क्वांटम नंबर पर लेक्चर देने लगूं तो ये बहुत टाइम ले लेगा। और क्या है कि अब क्वांटम नंबर को पढ़ाने के लिए फिर मुझे प्रिंसिपल्स को बहुत पहले से पढ़ाना होगा, तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा, बच्चों को ये समझ में भी नहीं आएगा। तो क्या है कि हम लोग बस ये मान लेते हैं कि दीज आर सम ऑफ द मैथमेटिकल न्यूमेरिक डिजिट्स। क्वांटम नंबर, दो तरह का क्वांटम नंबर, क्या क्या जो समझने की बात है। इन चीजों को बस बहुत छोटा छोटा चीज है जो कि मैं क्लास में बताऊंगा और याद हो जाएगा। उसके बाद बाकी के चीज को आप खुद ब खुद समझ जाओगे। आई चैलेंज, इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए, तो क्वांटम नंबर वाज फर्स्ट वन n, it was principal quantum number, okay, and second one was L, it was called as azimuthal quantum number. First was principal quantum number, which was specified or denoted by small n, and second was azimuthal, AZIMUTHAL, azimuthal quantum number, which was denoted by small l, तो n और l, ये n प्लस l जो रूल है यही बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा पहले, किस में जाएगा बाद में। अच्छा, ये n प्लस l होता क्या है? तो बच्चों ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना n, ये जो n है ना, n इज जस्ट, आप इस तरह से समझो कि आपने जो वो लिखा हुआ देखा था 1s 2s 3s, मतलब s p d f, हर किसी के पहले एक कोई नंबर लिखा हुआ था ना, मैथमेटिकल न्यूमरिक, मैथमेटिकल डिजिट। तो बच्चों वो जो डिजिट लिखा हुआ था दैट वाज द वैल्यू ऑफ n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू वही है। मतलब क्या है, अगर 1s है तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा, 2p है तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा, 5f है तो n का वैल्यू 5 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू एक्चुअली शेल्स के लिए होता है। तो कौन सा शेल है? 1s का मतलब है कि पहला शेल है, तो पहला शेल के लिए वैल्यू 1। 5f का मतलब है ये पांचवा शेल है, पांचवा शेल में n का वैल्यू 5। तो आपको उतना दिमाग लगाने से अच्छा है कि आप देख लो ना कि 5f लिखा हुआ है तो f के आगे जो भी न्यूमरिक लिखा हुआ है वो n का वैल्यू हो गया। p 2p लिखा हुआ है तो p के आगे जो न्यूमरिक लिखा हुआ है वो n का वैल्यू हो गया। 1s लिखा हुआ है तो s के पहले जो न्यूमरिक लगा, मतलब हर सब शेल के पहले जो न्यूमरिक लगा हुआ होगा दैट विल बी इट्स वैल्यू, वो n का वैल्यू हो जाएगा। अच्छा, n का वैल्यू तो समझ में आ गया। उसी तरह से अब l का, ये जो l की वैल्यूज होती है ना, l की वैल्यू है सिर्फ स्पेसिफिक सबशेल्स के लिए। क्या? l की वैल्यू s सबशेल में होता है बच्चों 0, p में होता है 1, d में होता है 2 और f में होता है 3। ठीक है? क्या क्या? L का वैल्यू स्पेसिफिक है S P D F सबके साथ। अगर S है तो S का वैल्यू हो जाएगा S है तो S में L का वैल्यू हो जाएगा 0, P में L का वैल्यू हो जाएगा 1, D में L का वैल्यू हो जाएगा 2 एंड F में L का वैल्यू हो जाएगा 3। बात समझ में आ गई?
तो आपको n समझ में आ गया और l समझ में आ गया, वैल्यूज याद भी हो गया होगा। SPDF 0 1 2 3 n का वैल्यू, तो जो भी नंबर लगा हुआ है वो हो गया, काम हो गया ना। ओके, इन चीजों को आपने लिख लिया होगा आई थिंक। क्वांटम नंबर क्या क्या क्वांटम नंबर है, तो n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। n का वैल्यू क्या होता है, शेल्स के लिए होता है 1 2 3 4 जो भी नंबर लगा हुआ है, एंड l का वैल्यू सब शेल्स के लिए होता है, s इक्वल 0, p इक्वल्स 1, d इक्वल्स 2 एंड f इक्वल्स 3। ओके, सुना। तो बच्चों ये बात हो गई। अब हमें जल्दी से जल्दी ये कर लेना है कि अब देखो n प्लस एल वैल्यू क्या होता है। n प्लस एल वैल्यू हम लोग निकालते कैसे हैं, तो n प्लस एल वैल्यू बच्चों निकलता है ऐसे कुछ। अब आप लिखो यहां पे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s, ठीक है। आफ्टर दैट 4p देते हैं sp, आफ्टर दैट b, आफ्टर दैट f, आफ्टर दैट 5 5s 5p 5d एंड 5f, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखो, अब हम लोग सब में n प्लस एल वैल्यू लिखेंगे, क्या n प्लस एल, किसका n प्लस एल वैल्यू 1s में क्या होगा, 1s में n की वैल्यू हो जाएगी 1 और l की वैल्यू क्या होती थी, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होता था ना। ओके, तो 1s में n का वैल्यू 1 और s का वैल्यू 0, 2s में 2 प्लस 0 होगा कि नहीं, उठते जाओ, 2p में 2 प्लस 1, 3s में 3 प्लस 0, 3n और s के लिए 0 होता है, 3p में 3 प्लस 1, 3d में 3 प्लस 2, 4s में 4 प्लस 0, 4p में 4 प्लस 1, 4d में 4 प्लस 2 और 4f में 4 प्लस 3, 5s में 5 प्लस 0, 5 प्लस 1, 5 प्लस 2 एंड 5 प्लस 3 हो गया। बात समझ में आ गई ना। n प्लस एल मैंने कैसे लिखा, n का वैल्यू जो यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ है वो n का वैल्यू हो गया और SPDF के लिए l का वैल्यू, ठीक है। अब आप देखो वैल्यूज क्या क्या हो जाएगा, n प्लस एल निकालो, 1 2 3 3 4 5 4 then again 5 6 7 5 6 7 एंड 8। अच्छा देख लो बच्चों, अब आप लोगों के लिए n प्लस एल वैल्यू का एक पूरा का पूरा डेटा आ गया है ना। मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस घर में जाता है जिसका एनर्जी लेवल्स कम हो। एनर्जी लेवल मतलब एनर्जी लेवल को भूल जाते हैं, जिसका n प्लस एल वैल्यू सबसे कम होगा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाएगा। सबसे कम किसका है, आप लोगों ने आई थिंक ये लिख लिया होगा, है ना। सबसे कम किसका है, 1s का, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसमें जाएगा, 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद सबसे कम किसका है। ये देखो, जब भी किसी दो एनर्जी लेवल का 2p और 3s, जैसे आप यहां पे देख रहे हो 2p की वैल्यू 3 है और 3s की भी वैल्यू 3 है, अगर ऐसा हो जाए कि दो एनर्जी लेवल्स का वैल्यू एकदम सेम हो जाए तो क्या करना है ना, उसमें जिसका n छोटा होगा जिसका n छोटा होगा आपको उसको पहले रखना है। मतलब इलेक्ट्रॉन पहले इसमें आके बैठेगा, उस वाले सबशेल में जाके बैठेगा जिसका n छोटा है। इन केस ऑफ अ टाई, in case the n plus l value of two orbitals, two subshells tie, in case the n plus l value of two orbitals dies, then we will have to focus on the subshell whose n is smaller. The electron will first get settled in the smaller n. Got it? Okay. So now इसमें आपने देखा 1, तो पहले 1s, उसके बाद 2s,
अब 2p और 3s में दोनों n प्लस एल वैल्यू सेम हो गया है 3 3, तो भाई किसमें पहले, तो सबसे पहले मतलब इसमें 2p और 3s में पहले 2p में जाएगा, क्यों, क्योंकि 2p का n 2 है और 3s का n 3 है, तो छोटा कौन हुआ 2p वाला, तो ये चला गया। अच्छा, उसी तरह से 2p फिर क्या हो जाएगा 3s, फिर क्या हो जाएगा 3p, आप देखो ना 3s के बाद 3p के बाद, अब देखो बच्चों मैंने बोला था ना कि 3d से पहले 4s भरा जाता है, क्यों भरा जाता है, हर किसी चीज के पीछे एक लॉजिक होती है, क्या है कि आप देखो 3d का जो n प्लस एल वैल्यू है वो 5 है और 4s का जो n प्लस एल वैल्यू है दैट इज 4, तो पहले कौन भराएगा, ऑब्वियसली जिसका n प्लस एल वैल्यू छोटा है, तो पहले आपने 4 को भर दिया, है ना, तो उसके बाद फिर 3p के बाद 4s एंड देन 3d। बात समझ में आ गई। बहुत ज्यादा बोर्ड में स्पेस कम होने के कारण यार बहुत स्ट्रगल करना हो रहा है मुझे। आई थिंक आप लोगों ने ये लिख लिया होगा सीक्वेंस, n प्लस एल वैल्यू क्या होता है, ये पूरा सीक्वेंस आप लोग कॉपी में लिख के बना लोगे। ओके, सो नाउ अब देखो बच्चों, ये अबाउट प्रिंसिपल समझ में आ गया, n प्लस एल वैल्यू समझ में आ गया। अब आप लोग लिखो, देखो क्या लिखना है बच्चों को। कॉन्फ़िगरेशन जो आप KLMN लिख चुके हो, अब हम लोग फिर से वही 18, ठीक है, देन 19 एंड देन 20 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो बच्चों वो जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है ना, वो मैं आपको बता देता हूं। पहले हम लोग KLMN कर लेते हैं। KLMN हमने किया था इसका 2, 8 एंड 8, इसका होगा 2, 8, 8 एंड 1, और जो क्वेश्चन था हमारा 2, 8, यहां पे 9, 1 क्यों नहीं हुआ है, मैं अभी इसको 9, 1 ही लिख देता हूं। ये 9, 1 क्यों नहीं हुआ, 8, 2 क्यों होता है, इसको अभी हम लोग समझ लेंगे। 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 18 इलेक्ट्रॉन का SPDF कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों, 18 इलेक्ट्रॉन का SPDF कॉन्फ़िगरेशन होगा, सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन गया कितना, तो ऊपर में लिखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन 2, ओके, फिर एक कॉमा देंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन और बचा तो 2s, कितना इलेक्ट्रॉन, s में मैक्सिमम लिमिट 2 ही होता है तो 2 ही लिखेंगे, ठीक है ना, 1s2, 2s2, उसके बाद फिर 2p में जाएगा कितना 6, 1s2, 2s2, 2p6, है ना, उसके बाद और आना है हमें अब, उसके बाद 3s, फिर से 2, याद है ना आपको, सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भराएगा, फिर 2s में भराएगा, फिर 2p में भराएगा, फिर 3s में भराएगा, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2, 2, 4, 4 एंड 16, 10 एंड 2, 12, 12 के बाद अब फिर आप यहाँ पे ले लीजिए 3p, कितना 6, 18 हो गया। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम लोग इसको कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन, उसी हिसाब से क्या क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और उसके बाद फिर 3d या 4s, 3d से पहले 4s भराता था, तो हम लोग क्या कर लेंगे इसमें 4s, कितना 1, काउंट कर लो नंबर ऑफ, 19 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन करना है ना, 2 एंड 2 4, 4 एंड 6, 4 एंड 6 10, 10 एंड 2 12, 12 एंड 6 18, 18 एंड 1 19, ओके, 19 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे देख लेते हैं 20 वाले को, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 ना, 4s के पास। अच्छा, आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं ना हो रहे हो कि s के ऊपर मैं ये 2 क्यों लिख रहा हूं, जहां पे भी s लिख रहा हूं। आपको याद होगा SPDF का भी मैंने बताया था ना आपको, s का मैक्सिमम लिमिट होता है 2 इलेक्ट्रॉन, p का मैक्सिमम लिमिट होता है 6 इलेक्ट्रॉन, d का होता है 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड f का होता है 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1, 2, 3, 4 तो शेल्स को दिखा रहा है, लेकिन जहां पे s है तो s का हमने मैक्सिमम लिख दिया है, p का हमने मैक्सिमम लिख दिया, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन वहां पे रहना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे हमने 4s में 1 ही लिखा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास 19 इलेक्ट्रॉन ही था, ठीक है ना, तो मैक्सिमम लिमिट s में मैक्सिमम 2 रह सकता है और मिनिमम 1 तो रह सकता है। बात समझ रहे हो ना, तो इस यही पैटर्न है इसको लिखने का, 1s और s के ऊपर में आपने जितना इलेक्ट्रॉन इसमें डाला है वो लिख दो। बात समझ गए, ओके। अब देखो बच्चों की यहां से द लास्ट कॉन्सेप्ट,
यहां से हम लोग KLMN का डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं? देखो, जिस भी सब शेल के साथ 1 लिखा हुआ है इसका मतलब वो K शेल को बता रहा है। जिसके भी साथ 2 लिखा हुआ है इसका मतलब वो सेकंड को बता रहा है, सेकंड सब शेल्स को बता रहा है। जिसके साथ 3 लिखा हुआ है इसका मतलब वो थर्ड को बता रहा है, थर्ड मतलब M को। बात समझ रहे हो? जिसके साथ 4 लिखा हुआ है इसका मतलब वो N को बता रहा है, N को वो सिग्निफाई कर रहा है। ओके, तो देखो 1s, अब काउंटिंग हम लोग शुरू करते हैं। यहां पर 1 सिर्फ इसके पास है, कितना इलेक्ट्रॉन है भाई इसके पास? 2। आपने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना K वाले में। 2 के पास आप देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 + 2 8। आपने सेकंड शेल में 8 लिखा हुआ है ना। हाँ, थर्ड में आ जाओ, थर्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 + 2 8। आपने 8 लिखा हुआ है ना। कॉन्फ़िगरेशन सही हो गया, डेरिवेशन आ गया। 19 में आते हैं। 19 को हमने 2 8 9 क्यों नहीं किया, 2 8 8 1 क्यों किया? तो इसके पीछे एक तो कॉज था, ऑक्टेट रूल की आउटरमोस्ट शेल शुड हैव अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। तो पहला तो वो, दूसरा हम लोग इससे भी डिराइव कर लेते हैं। 1 के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 लिख दिया हमने। 2 के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 and 2 8 लिख दिया हमने। 3 के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 + 2 8 लिख दिया हमने। अब कहा जाना है? 4 भी है, कितना इलेक्ट्रॉन है 4 के पास? तो हमने 1 लिख दिया यहां पे। बात समझ में आई? लास्ट बट नॉट द लीस्ट 20। मैंने बोला था कि 2 8 9 1 क्यों नहीं लिख सकते हम लोग, 8 2 क्यों लिखा गया है? देख लो आप लोग खुद से ही। 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन लिख दो। 3 के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 and 2 8, है ना। तो हमें कितना लिखना होगा वहां पर? 9 नहीं बल्कि 8। 9 क्यों गलत हुआ, समझ में आ गया? अच्छा, 4 के पास कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 4 के पास आप देखो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए हमें यहां पर 2 लिखना होता है। सो द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम, पोटेशियम एंड आर्गन, the configuration of argon is 288, configuration of potassium is 2881 and the configuration of calcium is 2882. ओके, तो बच्चों इस तरह से आई थिंक कि आपका कॉन्फ़िगरेशन का जो रूल था वो पूरा का पूरा फिनिश हो गया। ठीक है, ये था कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम। अब आप लोगों का काम ये है कि आप लोग 1 to 36 एटॉमिक नंबर याद करो, नेम ऑफ एलिमेंट्स याद कर लो 1 to 36। उसके बाद सबका KLMN कॉन्फ़िगरेशन और सबका SPDF कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेल्स KLMN। उसके बाद सेकंड पेज में लिख दो कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ सब शेल्स SPDF। KLMN वाला भी 36 तक बनाओ और SPDF भी 36 तक बनाओ, क्रॉस चेक कर लो। ओके, सो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट था। आई थिंक आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकी नेक्स्ट टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, टिल देन स्टे सेफ, बाय, टेक केयर।